हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते निर्जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। और ये टॉपिक बहुत 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 इजी होता है, इस वजह से स्टूडेंट इसको बहुत लाइटली पढ़ते हैं शुरुआत में। और ये टॉपिक इजी है, बट इसके जो एप्लीकेशंस है ये आने वाले जो सब्जेक्ट के टफ टॉपिक होंगे ना उसको इजी बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अभी इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में नहीं फील होगी, बट जब इसका एप्लीकेशन अलग अलग टॉपिक में लगेगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा महसूस होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वेक्टर्स पढ़ते हैं, वेक्टर में सर ट्रायंगल लो, पैराग्राम लो और 2-3 एप्लीकेशंस और कुछ पॉइंट और कुछ डेफिनेशंस और कुछ 5-10 न्यूमेरिकल करके वेक्टर सर फिनिश हो गया। अब चलते हम लोग अगले काइनेमेटिक्स की तरफ। जब काइनेमेटिक्स में आप मोशन की स्टडी करेंगे और जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में वेक्टर लगेगा, तब आप क्या करेंगे, कॉपी का पेज पलटाएंगे वेक्टर वाला। अच्छा ये चीज़ तो हम भूल गए थे, ये ऐसे लगती है, चलो वापस काइनेमेटिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे। फिर काइनेमेटिक्स में अगला न्यूमेरिकल होगा, फिर वेक्टर के पेज पलटाएंगे। इस तरीके से पेज पलटते रहेगा वेक्टर का और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा यार काइनेमेटिक्स बहुत टफ है। एक्चुअल में टफ काइनेमेटिक्स नहीं था, एक्चुअल में आपने वेक्टर्स जब पढ़ा था शुरुआत में, जब वेक्टर को ढंग से पढ़ा नहीं, इस वजह से उसको काइनेमेटिक्स में जब आप पढ़ने गए, अप्लाई करने गए, पढ़ तो लिया था बट अप्लाई करना नहीं सीखे थे। तो हम यहाँ पर हमें पता है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ लगेगी, इस वजह से प्रॉपर तरीके से जो किताबों वगैरह में या नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ाया जाता है उस तरीके से वेक्टर नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पे डील करने वाला हूँ और बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे। स्टोरी के फॉर्म में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा और आपको ये बता दूंगा कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी जब देखिए किसी चीज़ की यूटिलिटी पता चल जाती है ना, हम भी हमारे घर में रहते हैं, अगर हमें हमारे पेरेंट्स का वैल्यू पता चल जाएगी यार हमारी लाइफ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तब हम उनकी रिस्पेक्ट अलग तरीके से करते हैं। कई सारी चीज़ों घरों में रखी रहती है, उसकी इंपॉर्टेंस जब तक नहीं होती, जब तक उसका वैल्यू नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपको दिन भर याद नहीं होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई आपको तुरंत उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, अरे यार, है ना। तो वैसा ही होता है, अगर इंपॉर्टेंस आपको किसी चीज़ की बता दी जाए तो वो आप उसको सीरियसली पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप फोकसफुली चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो हम स्टोरी के माध्यम से ये भी बताएंगे, बहुत बहुत जीरो लेवल से लगा के एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे। और स्टोरी को भी ऐसा नहीं कि स्टोरी में पता चले बहुत ज़्यादा डूब गए, हम वैसा भी नहीं करेंगे। जितनी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है उतनी ही पढ़ेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि आप लेक्चर सुनने इसलिए आए हैं कि आप कम टाइम में इफेक्टिव स्टडी करें और एग्जाम के दिन आपका क्वेश्चन बने, आप सिलेक्शन के लिए आए हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि स्टूडेंट उस पार, कैमरे के उस पार अगर सुन रहा होगा तो वो सिलेक्शन के लिए सुन रहा है, ना कि टाइम पास करने के लिए। तो मेरा मकसद और मेरी जिम्मेदारी और मेरी ईमानदारी इसी बात से है कि मैं आपको आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा और साथ में आपको भी अपने प्रति ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैं बोलता जाऊँ, जैसे क्वेश्चन कराते जाऊँ, उनको आपको रिपीटेड तरीके से करना रहेगा। ठीक है, तो बहुत प्यारे तरीके से हम सीखेंगे। और देखिए क्या होता है ना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। नहीं, सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करना है, पहले फोकस हमें क्वेश्चन को समझने पे करना है। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से समझना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत झोल होता है फिजिक्स में, अगर आपने एक बार लैंग्वेज पकड़ना सीख लिया, क्वेश्चन को रीड करके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले ली, तो आप सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, और यही मेरा मकसद है सिखाना। देखिए कई बार आप गलत तरीके से सीख जाते हो ना, 12th में जाके आपको रिग्रेट होता है, वापस सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत से ही मैं आपको बोलूंगा कि आप सही तरीके से, सही ढंग से सीखें, ताकि शुरुआत से आदत अच्छी बन जाए, क्योंकि आदत को बदलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। और वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर, देखिए नॉर्मली प्रॉपर क्या होता है, स्केलर है, वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन और इस तरीके से करा देता मैं, बट उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले समझे कि भाई इसकी जरूरत क्या है, इसकी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रही है, उनको चीजें समझते हैं। देखिए आप अभी 11th क्लास में होंगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, या कुछ 12th में भी होंगे जो सुन रहे होंगे। तो आपसे बहुत बार, कई बार क्या होता है ना कि हमारे करियर की चिंता हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी की होती है, और आपके रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे अंकल लोग होंगे जो बार बार आपको पूछते होंगे, हाँ बेटा कितने % बने, कौन सी क्लास में पहुंचे, क्या कर रहे हो, क्या आगे करने का इरादा है। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पूछते हैं, है ना, इस तरह की चीजें बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आप एज्यूम करिए कि आपकी फैमिली में भी वो मेंबर होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ताकि रिलेट बहुत अच्छे से करोगे, है ना। तो सपोज करो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आप
फर्स्ट क्लास में गए, है ना, केजी फर्स्ट, केजी सेकंड, नर्सरी वर्सरी पढ़ के फर्स्ट में गए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और 11th क्लास तक पहुंच गए। यहाँ तक कि आपका सफर आ चुका है। अभी आगे और जाना है, बट अभी हम यहीं पे रुकते हैं। ये अंकल थे जो आपसे बार बार आपके करियर के बारे में पूछते रहते थे, है ना, अंकल थे ये। और आपसे पहले पूछा जब आप 7th क्लास में थे और आपसे पूछा किसी जगह मिल गए कि कौन सी क्लास में बेटा, आपने बता दिया 7th क्लास में हो अंकल, ठीक है अंकल चले गए। फिर अंकल ने पूछा जब आप 8th में गए कौन सी क्लास में बेटा, 8th क्लास में, तो अंकल समझ गए 8th क्लास में है बच्चा, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी बातें करी होगी, बट अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए उतना ही जवाब इंपॉर्टेंट है आपका। 9th क्लास में जब गए आपसे पूछा कौन सी क्लास में चले गए बेटा, तो आपने बोला 9th क्लास में। फिर अंकल ने बोला कि ये तो बहुत टफ क्लास होती है, 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th से ज़्यादा टफ 9th होती है, इस तरीके का ज्ञान बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है हमें, है ना। तो अंकल ने इस तरीके से चीज़ें पूछी। फिर आप 10th क्लास में गए, फिर अंकल मिल गए आपको, कौन सी क्लास में बेटा, तो आपने बोला 10th क्लास में है। फिर अंकल ने बोला अपना पूरा जीवन का अनुभव आप पे न्योछावर कर दिया और बोला बहुत ध्यान से पढ़ना, 10th क्लास क्या है, बोर्ड एग्जाम है, कॉपी बाहर जाती है चेक होने के लिए, इस तरह का ज्ञान बहुत सुनने को मिला होगा आपको। तो आपने सिंपली बोल दिया 10th क्लास। अब क्या हुआ, और अच्छा अंकल ने बोला था कि 10th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट चूज करना रहेगा आपको, बहुत बढ़िया है। फिर एक फंक्शन में मिले, जब आप पहुंच गए, आप भी थोड़े बड़े हो गए, आप समझ गए, है ना, कि अंकल बहुत 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 आपके पीछे पड़ जाते हैं, और आपसे पूछा कि कौन सी क्लास में हो, तो आपने बोल दिया, अंकल ने पूछा कौन सी क्लास में हो, आपने बोल दिया 11th क्लास में है, और 11th क्लास का बोलते हुए आप वहां से चले गए। अंकल को बिल्कुल सुख चैन बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि वो आगे का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो पूछना उनसे रह गया। समझना बात को। अंकल ने आपसे क्या पूछा, अंकल ने पूछा 10th तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे 11 आप पूछा कि आप कौन सी क्लास में चलेगा, आपने जैसे ही बोला 11th क्लास, और इतना बोल करके आप कहीं और चले गए, है ना। अगर शादी में मिले होगे तो किसी और स्टॉल पे चले गए, थोड़ा सा बहाना लेके, है ना, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आपको पता है कैसे कटना है ना। तो अंकल बड़े कंफ्यूज, अंकल परेशान परेशान परेशान। भाई क्यों परेशान है, बच्चा 11th क्लास में तो है। परेशान इसलिए है क्योंकि अंकल को पता है कि 11th क्लास में इसकी ब्रांच, इसने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया, ये अंकल ने पूछना रह गया। क्यों पूछना रह गया, उनकी अधूरी इंफॉर्मेशन हो गई। क्योंकि हो सकता है आपने अंकल सोच रहे होंगे पता नहीं इस बच्चे ने पीसीएम लिया होगा, और पीसीएम लेके क्या करेगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, ये पूछना ही रह गया। या बायो लिया है, बायो लेके क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, ये भी पूछना रह गया। कॉमर्स लिया है क्या, या आर्ट्स लिया है क्या, है ना, ये सारी चीजें पूछना अंकल ने रह गया। वापस आप थोड़े से घूम फिर के आए, अंकल बड़े परेशान से थे कि यार बच्चा 11वीं में है, बट 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिया, क्योंकि 11वीं में तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो फिर 5-10-15 मिनट के बाद आप जब वापस आए तो आपने बोला कि सर मैंने तो पीसीएम लिया है, और जैसे ही पीसीएम सुना तो अंकल को उनका जवाब मिल गया कि इंजीनियर बनोगे बेटा, है ना। तो इस तरीके से अंकल को 11th क्लास में क्या हुआ कि 11th सिर्फ क्लास से मतलब नहीं था, उनको कौन सी ब्रांच ली है आपने, मतलब कौन सा आपने सब्जेक्ट चूज किया है साथ में, है ना, कौन सी स्ट्रीम में आप अपना 11th क्लास कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो असल में इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम वेक्टर के चश्मे से देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्स्ट से लगा के 10th क्लास तक अंकल को सिर्फ एक नंबर दे देते थे आप कि कौन सी क्लास में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे देते, मतलब एक मैग्नीट्यूड दे देते थे आप, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे देते थे, है ना, तो अंकल सेटिस्फाई हो जाते थे। बट जैसे आप 11th क्लास में आए तो आपने सिर्फ 11th बोल दिया, उससे अंकल को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि उनका उस 11th का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था जब तक कि उनको सब्जेक्ट का पता नहीं चल जाए। क्योंकि जैसे आपने बता दिया पीसीएम में, तो एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ भाई ये इंजीनियरिंग तरफ जाएगा। तो यहां पर 11th क्लास के साथ में पीसीएम बोलना भी जरूरी था, क्योंकि इससे ये डिसाइड हो रहा है कि भैया किस साइड में जाओगे, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ोगे। सिर्फ 11th से काम नहीं चल रहा था, मतलब 11th बोलते से आधी इंफॉर्मेशन थी, और आधी इंफॉर्मेशन से तो अंकल पगला गए थे 10 मिनट तक। आपको ढूंढते रहे कि कहाँ है बच्चा, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, इंजीनियरिंग में जाएगा, डॉक्टर बनेगा। 10 मिनट तक वो सोचते रहे, डायरेक्शन पता नहीं चल रहे थे उनको।
फिर आप कहीं मिले, आपको पता चला कि भैया 11वीं के बाद पीसीए में आपने जैसे ही बताया, उन्होंने राहत की सांस ली कि भैया मैग्नीट्यूड के साथ अब बच्चे का डायरेक्शन भी मुझे पता है, क्योंकि डायरेक्शन यहां पे इंपॉर्टेंट था। डायरेक्शन क्या था यहां पे? इंपॉर्टेंट था। समझ गए आप एग्जाम्पल क्या है? तो 1 से 10 तक सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल रहा था, बट 11 आते आते मैग्नीट्यूड से सिर्फ काम नहीं चल रहा था, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही थी। इसका मतलब अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडली सोचे, और आपको मैं पूरे फिजिक्स में आपका जो सोचने का दायरा है उसी को बढ़ाना है मुझे। सीख तो कहीं भी लोगे, बस सोचने का दायरा ब्रॉड थिंकिंग से सोचते आ गया तो आप फिजिक्स में महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हुआ क्या कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा मैसेज कन्वे हो जाता है या हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बट साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन। क्यों चाहिए डायरेक्शन? क्योंकि डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन हमको इस चीज के लिए थोड़ी, सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमें डायरेक्शन चाहिए। इस डायरेक्शन का क्या है? इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े। तो असल में जिनके पास मैग्नीट्यूड और जिसके पास डायरेक्शन है, जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हो, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर अभी आप अधूरी इंफॉर्मेशन बता रहे, वेक्टर लॉ वगैरह भी होता है, अभी आएंगे हम, धीरे धीरे आएंगे, है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि भैया कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जहां पे मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, 1 से लगा के 10 तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे 11th हुआ तो आपको डायरेक्शन बताना जरूरी हो गया था, अदरवाइज सामने वाले के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अंकल घर निकल जाते, आप मिलते नहीं अगर 10 मिनट बाद, उनको रात भर नींद नहीं आती कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, क्या बनेगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, डायरेक्शन जहां इंपॉर्टेंट है वहां बतानी जरूरी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, वो वेक्टर कहलाती है अभी के लिए, है ना। अभी थोड़ा सा और इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग एक्सपांड करेंगे और समझेंगे। चलो, तो ये हो गई पहला एग्जाम्पल। अभी इस पहले लेक्चर में आपको मैं एग्जाम्पल सेट करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि भाई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो समझना इस बात को। चलो एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देख लिया, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो दो दोस्त है ना, कौन कौन से दोस्त है, मैं नाम भी ले लेता हूं, रंगीला और रुस्तम नाम के दो दोस्त हैं। रंगीला और रुस्तम, ये दो दोस्त हैं, बढ़िया, ये आस पड़ोस में ही रहते हैं, बढ़िया, अपने बिल्कुल एक दीवार लगी हुई घर है इन दोनों का, बहुत पड़ोस में रहते हैं ये। और एक दिन संडे को छुट्टी थी, रंगीला और रुस्तम की छुट्टी थी, है ना। रंगीला की फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, और रुस्तम की फैमिली में 8 लोग हैं। 8 मेंबर का घर है, और ये रंगीला की फैमिली में 4 लोग हैं। रंगीला के पिताजी, फादर आए, पापा संडे को क्या करते हैं, काम बता देते हैं। रंगीला को बोला कि अरे तुम फुर्सत में रुस्तम और रंगीला दोनों खेल रहे हो तो जाके सब्जी भाजी लेके आ जाओ, है ना, पास की दुकान से क्या करो, सब्जी भाजी लेके आ जाओ। तो दोनों बोले कि चलो ठीक है लेके आ जाते हैं। ये गए पास की दुकान पर, ये पास की दुकान पे ऐसे रेडी टाइप बनी हुई होगी, है ना, और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां रखी होगी, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां क्या है, रखी होगी, यहाँ पे सब्जियां रखी होगी। ठीक है, गए रंगीला और रुस्तम गए, और इन्होंने बोला, क्या बोला कि भैया हमें दे दो आलू। क्या दे दो? आलू दे दो। दुकानदार से दोनों जाके क्या बोले मस्ती मजाक में, आलू दे दो। अब दुकानदार कंफ्यूज, दोनों की शक्ल देख रहा है, कितना आलू दूं, क्वांटिटी तो बतानी पड़ेगी ना। तो इन्होंने बोला, अब इन्होंने क्वांटिटी कैसे डिसाइड करी? क्वांटिटी डिसाइड करी कि घर में मेंबर कितने हैं। मतलब देखो, नंबर है तो कंपैरिजन करना आसान हो गया कि नहीं? अगर नंबर नहीं होते तो कंपैरिजन करना या एनालिसिस करना आसान होता है क्या? नहीं होता। इसीलिए फिजिक्स को हम लोग क्या करते हैं, नंबर क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो, तो फिर क्या हुआ, रंगीला ने बोला कि भैया हमारे यहाँ पे दे दो 2 kg, और रुस्तम बोले कि हमारे यहाँ 5 kg आलू दे दो, है ना। अब देखिए, जैसे केजी बोला तो इनका काम हो जा रहा, आलू ले लिया इन्होंने। अब जैसा आलू लिया वैसे टमाटर, जो बाकी की सब्जियां भी उस तरीके से ले लेंगे। तो एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, एक्चुअल में यहां पर इन्होंने केजी बोल के, जैसे सपोज करो 2 kg बोला,
तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, इनका काम हो गया, सब्जी लेने में इनको कोई परेशानी हुई क्या, परेशानी हुई क्या, नहीं, चुपचाप सारी सब्जी की शॉपिंग कर ली इन्होंने इस तरीके से। और उसमें यूज क्या किया इन्होंने, पूरे दुकानदार के पास क्या है, दुकानदार के पास क्या हुआ, एक तराजू था, उसके अंदर क्या किया उसने, बहुत सारा आलू दिया, टमाटर दिया, तो उसके तराजू का मेजरमेंट किया, एक बाट होगा उसके पास मेजरमेंट के लिए, और इस तरीके से आपको दे दिया। अब देखो इस केजी के अंदर क्या था, जिससे हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन में। तो ये जो 2 है ये क्या है, n है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है आपकी यूनिट है। तो n इंटू यू मिलके क्या होता है, मैग्नीट्यूड, n इंटू क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, n इंटू यू दैट इज मैग्नीट्यूड। तो रंगीला और रुस्तम ने जब पूरी सब्जी की शॉपिंग कर ली तो उनको क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी, उनका काम मैग्नीट्यूड से ही चल रहा था। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है हमें, है ना, हमारे मकसद या हमारा जो एम है, इनका एम क्या था, सब्जी लेके आना, तो इनका एम पूरा हो जा रहा है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग आगे चल के स्केलर बोल देंगे, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है उसको हम स्केलर बोल देंगे, डायरेक्शन की यहां जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी है जहां पे सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो रंगीला और रुस्तम ने बहुत अच्छे से शॉपिंग कर ली। अब चलते हैं इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब सुबह के टाइम पे तो सब्जी लेके आ गए, फिर क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे रंगीला और रुस्तम, है ना, एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर क्या, एक काम तो किसने बता दिया, रंगीला के फादर ने बता दिया। अब फुर्सत में बैठे थे रुस्तम के पापा, और उन्होंने, है ना, पिए पापा किसके, रुस्तम के फादर बैठे थे फुर्सत में। ध्यान से समझना है ना, पहला लेक्चर है, आपको फील देने की कोशिश करो वेक्टर है क्या असल में, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है, कहाँ इंपॉर्टेंस है कहाँ नहीं है। तो रुस्तम के फादर ने बोला कि यार रंगीला और रुस्तम तुम दोनों फ्री हो, आज संडे है, सब्जी तो लेके आ गए, अब मेरा भी एक छोटा सा काम कर दो। तो रुस्तम बोले जी पापा कर देंगे, हमने रंगीला के पापा का भी काम करा, हमने घर के लिए सब्जी भी लेके आ गए। तो रुस्तम के फादर ने बोला कि यार एक चॉकलेट से भरा हुआ बैग है, एक चॉकलेट से भरा हुआ बैग है ना, इसको मैं थोड़ा सा उससे बता देता हूँ। चॉकलेट से भरा हुआ बैग है जिसका मास जो है वो कुछ इस तरीके से है, इसका जो मास है वो है m मास का, एक चॉकलेट से भरा हुआ एक बॉक्स है। उस बॉक्स को क्या करना है, एक रूम में रखा हुआ है ये बॉक्स। क्या बोले फादर रुस्तम से, है ना, चलो मैं एक रूम भी बना देता हूं आपके लिए, एक रूम भी, ताकि फील अच्छी आ जाए। सपोज करो ये रूम है, ठीक है, और ये दरवाजा है, और ये रूम जो था, ये जो आपका बॉक्स था, कॉपी कर लेते हैं इसको, छोटा सा बना देते हैं इसको, है ना, ये आपका मिडिल में रखा हुआ है, रूम के एग्जैक्ट मिडिल में, ये है ना रूम है, क्या है, एक रूम है, चॉकलेट से भरा हुआ डब्बा है। रंगीला और रुस्तम तुरंत मान गए, हाँ बताइए, काम बताइए पिताजी। तो इन्होंने बोला कि देखो यह खड़ा है रंगीला, ये है रुस्तम, और ये रुस्तम के फादर। और इन फादर भाई साहब ने, मतलब पापा ने क्या बोला कि इस बॉक्स को एक जगह पे जहां रखा हुआ है वहां से कहीं और रखना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना है, मतलब सेट करना है, उनसे अकेले उठाया नहीं जा रहा था। इतना बोलते से ही रुस्तम के फादर वहां से कट लिए, चले गए, क्योंकि उनको अचानक किसी ने बुला लिया, है ना, रंगीला के फादर ने बुला लिया, भाई साहब इधर आना जरा, एक काम है, उन्होंने बुला लिया। अब ये फादर वहां चले गए। अब रंगीला और रुस्तम एक दूसरे का मुंह देखते हुए, है ना, आर दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे। अब क्या करें, रुस्तम के फादर ने बोला है कि ये बॉक्स को इधर उधर करना है, अब कहां करना है ये बताए बिना ये तो चले गए। अब क्या हुआ, अब ये तो थे बच्चे, कुछ ना कुछ तो करना था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बॉक्स लिया और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक बार तो इन्होंने रूम के अंदर गए, क्योंकि चॉकलेट से भरा हुआ था, तो बोले कि ऑर्डर तो है कहीं ले जाना है, बट कहाँ ले जाना पता नहीं है। तो ये अपने अपने हिसाब से क्या करने लगे, फोर्स लगाने लगे। एक ने क्या किया
कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और एक ने इधर से लगाया और इफेक्ट दिखा, है ना, 5 न्यूटन का इधर से, 5 न्यूटन का इधर से, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन। नहीं, 10 न्यूटन नहीं हुआ, नेट फोर्स 10 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। एक उस दिशा में लगा रहा है, एक इधर से धक्का लगा रहा है, एक इधर से धक्का लगा रहा है, ठीक है, एक इधर से धक्का लगा रहा है और एक इधर से धक्का लगा रहा है। 5 न्यूटन दोनों का इक्वल फोर्स है, बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या ब्लॉक हिलेगा? नहीं हिलेगा जी, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया? 0। जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स वो उधर से लगा जा रहा है। तो बॉक्स क्या है? स्टेशनरी खड़ा है, बॉक्स हिल ही नहीं रहा है। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि यहां पर 5 न्यूटन इस साइड से, इसका थोड़ा सा हाथ लूज हो गया, इसने 3 न्यूटन इधर लगाया, तो नेट फोर्स क्या हुआ, है ना, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ज्यादा फोर्स वाले के तरफ उस साइड भागेगा, है ना, तो ब्लॉक आपका थोड़ा सा मूव करेगा, इस साइड में मूव करेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जो फोर्स लगाते लगाते थक गया था, फिर यहां पर इस तरफ से क्या किया, इसने 10 न्यूटन का अचानक से फोर्स लगाया और इसने यहां पे 2 न्यूटन का ही लगाया, 2 न्यूटन का ही लगाया, तो अब ब्लॉक कहां मूव करेगा? इस साइड मूव करेगा, है ना। तो इस तरीके से जब तक ये रुस्तम के पापा आते, ये ब्लॉक को पूरे रूम में इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, और कभी कभी तो ये क्या कर रहे हैं, कभी कभी तो ये बॉक्स के ऊपर ही चढ़ जा रहा है ना। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बॉक्स के ऊपर में तो यहां से 5 न्यूटन लगाऊंगा, ये इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद बोलेंगे मैं यहां से लगाता हूं, तू यहां से लगा, है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये सारा का सारा नजारा, इतने में क्या आ गए, रुस्तम के फादर आ गए और वो देख रहे हैं, अलग अलग जगह पे ले जा रहे हैं और अलग अलग बॉक्स अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इफेक्ट शो कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उससे डिसाइड हो रहा है कि ब्लॉक किस साइड मुड़ेगा, किस साइड मूव होगा, नहीं होगा, इधर होगा या वहीं खड़ा रहेगा। यह किस चीज से डिसाइड हो रहा है कि अल्टीमेटली नेट फोर्स कहां है। फोर्स की डायरेक्शन मैटर कर रही है इस केस में। तो किसी भी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो जहां पे ले जाना है उस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल में जो रुस्तम के फादर ने जो टास्क दिया था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं था, इसमें डायरेक्शन भी मैटर कर रही थी, है ना। और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये ब्लॉक जो है वो कहीं पर भी जा सकता था। इन्होंने जहां सोचा था वहां पर, इसके फादर ने जहां, रुस्तम के फादर ने जहां सोचा था वहां पर नहीं जाएगा। समझिए इस चीज को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रंगीला के फादर ने जो टास्क दिया था सब्जी लाने वाला, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल रहा था, बट रुस्तम के फादर ने जब टास्क दिया तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस था, इसके साथ साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस था। तो इसका मतलब क्या है, आप देखो कि जब मैग्नीट्यूड है ना, जहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और यहां पे डायरेक्शन की जरूरत है, मतलब यहां डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं था सब्जी लेते टाइम पे, यहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस था, बट मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस तो दोनों में ही है, मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस तो दोनों में ही है। तो ऐसी क्वांटिटी देखिए, वेक्टर, इसको अगर अभी रफली हम समझे कि ये वेक्टर है जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं, और जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है उसको बोलते हैं स्केलर। तो एक बात तो तय है, स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड तो दोनों में चाहिए, मैग्नीट्यूड तो दोनों में चाहिए। सिर्फ फर्क कौन डाल रहा है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी कैसा, जिस डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस हो, है ना। इस स्टेटमेंट पे ध्यान रखना, आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि आगे चल के एक जगह ऐसा होगा डायरेक्शन तो होगी बट उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, है ना। समझेंगे उसको भी, समझे, पूरा एग्जांपल समझे, है ना। चलो, तो इस तरीके से रंगीला के फादर ने सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो गया उनका काम, बट रुस्तम के फादर ने जो काम दिया था वहां पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस थी, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस थी। चलो, फिर शाम को क्या हुआ, बहुत मेहनत कर ली भैया, आज तो रंगीला और रुस्तम ने सुबह से उठे, सब्जी ला दिया, मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन कर दिया, स्केलर क्वांटिटी एक्सप्लेन कर दी, दोपहर में आए तो रुस्तम के फादर ने डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिलवा दिया, बहुत मेहनत करवा दी। अब शाम को ले चलो घुमाने, और रंगीला और रुस्तम के दोनों के फादर ने
बोला ले जाओ बेटा 100 रुपये 200 रुपये ले जाओ जितना ज़रूरत हो और जाके मेला घूम के आ जाओ। ऑटो करके जाना और मेला घूमना। बट ये क्या थे, पहली बार घर से निकल रहे थे, इनको एड्रेस वेड्रेस कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने किया ऑटो। क्या किया, एक बढ़िया से ऑटो में बैठे, ये है ना, ये ऑटो बना देते हैं बढ़िया से। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हो जाएगी समय के साथ में।